Hello, welcome everyone on the RP Academy. So आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो माइट बी नाबार्ड का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका होगा या आने वाला होगा. So here we are going to cover ARD, your Agriculture and Rural Development. So यहाँ एक नॉर्मल हिंदी एंड इंग्लिश बेस्ड हम आपको पढ़ाएंगे. We have created some good notes and hopefully आपको हेल्प करेंगे. So पहला लेक्चर हमारा होगा बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर. लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक हम स्टार्ट करेंगे. आई होप यू पीपल लाइक दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So first lecture is basics of agriculture. So this is the table of content, like what we are going to study in this. The introduction, branches, timeline, salient features, revolution, agroclimatic zones, different boards, different acts, what are the challenges, and the previous year questions. So we are trying to cover everything that you need for your exam, from the very basic point to the very advanced point. We'll try to cover it. Okay. So here we go. एग्रीकल्चर नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे कि पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा. एग्रीकल्चर इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इज द साइंस, आर्ट एंड practice of cultivating land, producing crop, both food and non-food, and raising livestock. It encompasses a wide range of activities from the simplest substantial farming to a large scale farming, industrialized production of food and fiber. So basically एग्रीकल्चर इंडिया का वो पार्ट है जो 60% ऑफ द इंडियन लाइवलीहुड्स को चलाता है. जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री. सो व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स, इट कैन बी अ फूड ऑफ नॉन फूड. ये खाने की भी हो सकती हैं और इन बिना खाने की भी हो सकती हैं. जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं, फॉर डेकोरेटिव पर्पस वी आर यूजिंग दैट. रेजिंग ऑफ द लाइव स्टॉक, जिसमें आपका एग्स आएगा, मिल्क आएगा, लाइक द डेयरी एंड द फार्मिंग प्रोडक्ट्स लाइव स्टॉक में आते हैं. एंड बहुत ही बेसिक और छोटी सी लेवल से ये स्टार्ट होता है और बहुत बड़े लार्ज स्केल तक जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है. लाइक मिल्क, फ्रॉम मिल्क वी आर गोइंग टू घी, पनीर. दैट इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. कैसे आप किसी चीज़ को वास्ट करते हैं, यू आर इंक्रीजिंग योर अमाउंट एंड यू आर बूस्टिंग योर इकोनॉमी. सो इंडियन इकोनॉमी का एक मेन रीज़न एग्रीकल्चर भी है. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर. सो एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी आपका नॉर्मली बेसिक होता है कि क्रॉप क्रॉप का प्रोडक्शन और सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करा जा रहा है, जिसमें ढेर सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें क्रॉप रोटेशन आता है, इरिगेशन आता है, पेस्ट कंट्रोल आता है. जैसे कि एक ही फील्ड में हमने वीट भी उगाया है, गेहूँ, और उसी फील्ड में हमने बाद में राइस भी उगाया है. तो दिस इज व्हाट क्रॉप रोटेशन इज ऑल अबाउट. सो इसको हम देखते हैं. फोकसेस ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड soil management. It includes practices like crop product rotation, irrigation, and pest control. ठीक है. And next, horticulture deals with the cultivation of fruits, vegetables, nuts, seeds, herbs, sprouts, mushroom, algae, flower, seaweed, non-crop foods such as grass and ornamental trees and plants. Horticulture क्या हुआ? आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेली नीड की चीज़ें आ रही हैं, उनको कहता है हर्ब, श्रब, स्प्राउट, सीवीड्स. नॉन क्रॉप फ्रूट जैसे ग्रास हुआ, ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड प्लांट्स. ऑर्नामेंटल जिसको आप सजाते हैं,
अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसे रोज देते होंगे, सो दैट इज ऑल्सो अ ऑर्नामेंटल ट्री। आपके घर पे डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस लगते हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो दिखने में एस्थेटिक होते हैं, जिनको आप रख सकते हैं, सो दैट इज ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड प्लांट्स। एनिमल हस्बेंड्री involves the breeding and care of livestock, includes dairy farming, poultry farming, apiculture, and aquaculture. So एनिमल हस्बेंड्री आपको नॉर्मली जो आपका लाइफ स्टॉक है, जैसे गाय भैंस, जिससे आपको दूध मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों को, या कोई भी एनिमल जिसको आप ब्रीड करते हैं, आइदर यू आर डूइंग दिस फॉर प्रोडक्ट्स या फॉर मीट पर्पस, ये उसमें आता है। हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो डेयरी फार्मिंग है, डीलिंग विद द मिल्क प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्मिंग आपके एग्स, आपके मीट, एपिकल्चर बी कीपिंग, एंड एक्वाकल्चर जिसमें आपके हम फिशेस को रखते हैं, लाइक फिशेस आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस उसके लिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अब जब एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है इसके अंदर। लाइक जहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, सपोज अगर वो आदमी काम करता है, हम मानते हैं 6 घंटे फील्ड में, तो उसकी जगह क्यों ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जब यूज़ करी जाएं जिसकी वजह से उस आदमी का काम कम हो, 6 घंटे उसे काम ना करना पड़े, जो 6 घंटे का काम है वो 2 घंटे में कर पाए। तो यही है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अप्लाइज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द एग्रीकल्चर, इन्वॉल्व द डिजाइन, डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर पर्पसेस। ट्रैक्टर आप सबने देखा है, ट्रैक्टर यूज होता है खेतों में, पानी जगह जगह ना डालना पड़े तो वाटर ड्रॉपिंग सिस्टम या वाटर ड्रिपलेट सिस्टम को हम यूज करते हैं, जहाँ पे धीमे धीमे पानी अपने आप पहुँचता है, एक आदमी को ट्यूबवेल से पाइप लेके पूरे में पानी नहीं डालना। नाउ वी सी एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री नॉर्मली ये होता है कि जहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उनके बॉर्डर्स पे हम एक प्लांट्स को लगा देते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कहीं कहीं पे वीट उग रहा है तो वहाँ के बॉर्डर लाइन पे आपको नीम के पेड़ देखेंगे सबसे ज़्यादा। उनका काम ये होता है, वो बेसिकली एक शील्ड की तरह काम करते हैं। जो भी चीज़ें आपने उसमें करी हैं, तेज हवा आए चाहे कुछ चीज़ आए, तो वो पेड़ आपको प्रोटेक्शन दे। So it is integ so it integrates trees and shrubs into the agriculture environment. It aims to enhance the productivity and the environmental sustainability. Sorry. Agriculture economics focuses on the economic aspect of agriculture, includes study of farm management, commodity market, and agricultural policy. So agriculture economics is like dealing with money things. आपका एग्रीकल्चर बड़ा हो रहा है, आपको इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत है, आप कैसे उस एग्रीकल्चर से अपने पास पैसा कमा पाते हैं, ये उस चीज़ को डील करता है। फार्म का कैसे मैनेजमेंट है, कैसे कम पैसे लगा के हम ज़्यादा ग्रोथ लें। कमोडिटी मार्केट, जो मार्केट्स हैं जिनमें आपको सेल आउट करना है, वहाँ यू आर गेटिंग द बेस्ट प्राइस। एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी ये वो है जो गवर्नमेंट सेटअप करती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, involves the use of biological system, organism, derivatives to improve and create new products or the process for agricultural purposes. एग्रीकल बायोटेक्नोलॉजी इसमें ये है कि डिफरेंट माइक्रोब्स उनकी स्टडी करी जाती है कि किनको हमें चाहिए हमारे सॉइल के लिए। जैसे कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से नाइट्रोजन फिशर एंड फ्यूजन आपका होता है सॉइल के अंदर, जो कि एक हेल्पफुल प्रोसेस है। तो उसके लिए हम उन माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, सॉइल की डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं, देखा जाता है उस चीज़ को कि क्या वो उसके अंदर है या नहीं। काइंड ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये। नाउ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन
concerned with the dissemination of agriculture information and the technology to farmers, aims to improve agriculture practices and increase the productivity. अब ये है कि हमने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट, हमने नई प्रैक्टिसेस बना ली, साइंटिस्ट ने बैठ के नई प्रोसेसेस बंद कर ली कि हमें सब चीज़ हो गई, बट उसको जो नॉर्मल आपका फार्मर है जो बहुत ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है इस वक्त, उसके पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। दीज आइडियाज़ एंड दीज थॉट्स शुड बी ट्रांसफर्ड। तो इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। जो प्रैक्टिसेस हमने निकाली हैं ढूंढ के, उसे हम अपने लोगों तक पहुंचाएं सो दैट दे कैन यूज दैट। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ये आपका वही स्टडीज ऑफ इंसेक्ट एंड their relationship to agriculture, involves the management of insect pests and production of beneficial insects। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनका हमें ज़रूरत होती है कि वो हमारे खेत में रहें, क्योंकि वो उनको मारते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो ये उस तरीके से समझिए, इसको थोड़ा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बाद में। सॉइल साइंस, soil science is it focus on the study of soil as a natural resources, involves soil analysis, classification, management and for sustainable agriculture। इसे आप बेसिकली इन शॉर्ट समझ सकते हैं सॉइल का आधार कार्ड। जो सॉइल है उसकी डिफरेंट एनालिसिस होती है कि भाई उसमें क्या चीज़ उग सकती है। यू हैव टू डू द एनालिसिस टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एबल टू ग्रो इन योर फील्ड। आप अपने फील्ड में किस चीज़ को उगा सकते हो, आपका फील्ड किस चीज़ की कैपेसिटी रखता है। सो दैट इज व्हाट द इज सॉइल एनालिसिस इज ऑल अबाउट। एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी, इंडिया का अराउंड 60% जो आपका वो होता है एग्रीकल्चर, वो रेनफॉल से चलता है। इवन दो हमारे पास बहुत सारे रिवर्स हैं, वी हैव बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ग्राउंड वाटर, बट वी स्टिल like completely depend on the rainfall। Examine the impact of weather and climate agriculture, aids in making informed decision related to crop planning and management। आप इस चीज़ को समझिए, अगर आपको नहीं पता होगा कि कब आपके पास रेनफॉल होने वाला है या कब होगा, तो आप क्रॉप नहीं उगा सकते। डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट मानसून सीजन के हिसाब से होती है। जैसे पैडी फील्ड जहाँ पे आपके राइस उगाए थे, चावल उगाने के लिए आपको भरा हुआ पानी चाहिए होता है, उसके अंदर चावल के प्लांट को डाला जाता है, ग्रो करा जाता है, वहाँ पे उसको अंदर डाल के अंदर डाल के नहीं कहेंगे, हम इसको लगाते हैं उस सॉइल के अंदर। तो इन सब चीज़ों के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज नेसेसरी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट emphasizes on sustainable and environmental friendly agricultural practices, avoid the use of synthetic fertilizer and pesticides। अब जैसे कि नया ज़माना है, पहले ढेर सारे फर्टिलाइजर यूज़ होते थे। उन फर्टिलाइज़र का काम ये था कि जल्दी जल्दी हमें खाना उगाना है, जल्दी जल्दी हमें अपनी क्रॉप को बड़ा करना है, बट वो एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस नहीं। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस एज इन आप ये समझिए, जो सॉइल शायद 10 साल चल सकती है, फर्टिलाइजर्स की वजह से वो 5 साल में ख़त्म हो जाती है, इट टर्न्स इनटू बैरन लैंड। तो इस चीज़ को देखते हुए ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लाया गया। प्लांट ब्रीडिंग, application of genetic principle to produce plant to a more useful to human। This is accomplished by certain plants found to be economical or aesthetically desirable, first by controlling the mating of the selected individual and then selecting certain individual among the progeny। सो ये है कि आपके पास एक पहले राइस है, मतलब ज़्यादा नहीं उग रहा है, बट इट्स अ गुड क्वालिटी,
तो हम उसको किसी और से ब्रीड करेंगे, लाइक गेटिंग द हाइब्रिड्स, जो हमको वही प्रोडक्ट ऑन द फास्टर रेट एंड ऑन द लार्जर स्केल दे पाए। इसे कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, आपका रोज हम सब जानते हैं रेड कलर में होता है, बट दे आर डिफरेंट कलर्स जो बनाए जाते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड से हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रोज क्रिएट करे जाते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ रोज आते हैं। So that is something. Plant pathology. Plant pathology is the branch of agriculture science which deals with the cause of disease, disorder in plant and the management of plant disease. जैसे ह्यूमन पैथोलॉजी होती है कि हमें कोई दिक्कत होगी तो ब्लड टेस्ट होता है, वैसे ही प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी नॉर्मली क्या लिए होता है कि सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं, टेस्ट करे जाते हैं, कौन सी डिसीज़ है, क्या चीज़ है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे प्लांट को हुआ क्या है। Agriculture microbiology. Agriculture microbiology is a part of microbiology, dealings with microbe associated with crops and animal diseases. It also studies the microbiology of the soil fertility and the microbial degradation of organic matter and transformation of soil nutrients. ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको देखना पड़ता है कौन सा माइक्रोब्स आपके लिए सही है और कौन से सही नहीं। जो सही नहीं है फिर उसमें देखा जाता है कि क्या ये सॉइल के साथ भी सही है। लाइक जो सॉइल में जैसे कि हम मैन्योर्स बनाते हैं घर पे, तो उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं जो उसको डिग्रेड करते हैं, आपको एक ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो आपको सॉइल के लिए अच्छा है या बुरा है, हम ये चीज़ ढूंढ पाते हैं। डेयरी फार्मिंग. द ह्यूमन नीड मिल्क्स is to be taken care by the field of dairying. It refers to long-term availability, production of milk, which is processed further for eventual meeting and the need of the milk for the society. डेयरी फार्म, सुबह सुबह आपके दूध आता है, ये उस चीज़ से रिलेटेड है। आपके पास दूध आता है, उससे पनीर बनेगा, उससे आपकी मिठाइयाँ बनेंगी। तो ऑल दोज थिंग्स हम दिस। पोल्ट्री, इट्स अ ब्रांच विच डील्स विद द रियरिंग ऑफ बर्ड्स। बहुत सिंपल है, यू आर गेटिंग एग्स एंड मीट्स फ्रॉम दिस एंड फेदर्स। फिर बाकी जो बचता है उसका पेडिग्री बनेगा एंड फॉर एनिमल्स भी जाएगा। एपीकल्चर. So apiculture means rearing and maintaining of honeybees colony, commonly in natural artificial hives for the purpose of getting honey and bee products. So bee keeping आप देख सकते हैं ढेर सारे के जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे करी जाती है, आर्टिफिशियली या नेचुरली। पहले आपको मिलता है हनी, बीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। बीज हेल्प करती हैं आपके पॉलिनेशन में। एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट में कैसे जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो डिवाइड होते हैं, कैसे वो ब्रीड करते हैं, सो दैट इज पॉलिनेशन। उसके लिए भी बीज का इम्पोर्टेंस है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्रीकल्चर टाइमलाइन। एग्रीकल्चर टाइमलाइन इज लाइक कैसे टाइम के साथ हम इवॉल्व हुए। सो प्री 10,000 BC हम कुछ नहीं करते थे, हम हंट करते थे एंड खाते थे, पका बिना पका जैसा। सो इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थिंग्स आपका 1990 1903 यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। लाइक 7500 BC में वीट और बार्ले हमको मिल गए थे। 3400 BC में व्हील का इन्वेंशन होता है, तो चलो घूमने, सो दैट इज थिंग। ट्रांसपोर्टेशन आया, सब चीज़ें घूमना शुरू हो गई, तो गुड्स ने भी घूमना शुरू कर दिया कि हम भी चलते हैं। ठीक है, फिर 1300 BC में ब्रॉन्ज के टूल इन्वेंट होते हैं, हमको ब्रॉन्ज मिलता है, हम बोलते हैं ब्रॉन्ज से हम टूल्स बनाएंगे, इससे हम एग्रीकल्चर करेंगे। फिर
1900 BC में पता चला कि प्लो होता है। प्लो मतलब कि आपका हल थोड़ा सी शेप होता है, मतलब इसे बन नहीं पाया, बट हाँ ऐसे ही होता है। तो हमने हल बनाया, उससे हमने इरिगेशन करना शुरू करी। फिर 2300 BC में चिकपी, चिकपी यानी कि आपके छोले, कॉटन, मस्टर्ड आपके ऐड होते हैं। ठीक है, तो छोले भटूरे इस टाइम से बनने शुरू हो जाएंगे। सॉरी, अभी तो छोले ही बनेंगे, भटूरे बाद में आएंगे, फ्लावर बाद में आएगा। या सो 2200 BC आप राइस को यूज करते हैं, राइस आता है। 1500 BC में शुगर केन आता है। 1400 BC में आपको मिलता है आयरन। तो आप आयरन के अब चीज़ें यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। आपने आयरन ढूंढ लिया, फिर आपको 4 साल और लग गए, फिर आपको पता चला कि आयरन के प्लो भी बनाए जा सकते हैं। फिर हमने आयरन के प्लो इस्तेमाल करे। 1500 में आपका ऑरेंज आया, ब्रिंजल आया और पोमोग्रेनेट आया। 1600 में आपके पास पोटैटो आता है, टेपियोका आता है, टोमेटो आता है, चिली आता है, पाइनएप्पल आता है, एंड थोड़े से और भी आते हैं। 1880 में आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैब्लिश होता है टू ओवरसी एंड सपोर्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। यहाँ से हम एक इंडस्ट्रियलाइज तरीके पे जा रहे हैं कि अब हम स्टडी करेंगे। सो 1903 में इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनता है फॉर द इट एंड फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IARI। 1912 ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं। I'm sorry, is established for specialized research and improvement of sugarcane variety. So now we are getting towards the science thing. Different researches शुरू हो चुकी हैं, not now in the layman terms, but हम technical हो चुके हैं। 1929 Imperial Council of Agriculture Research is formed, later becoming the premier research body for agriculture after independence, ICAR. And 1936 IARI, आपका इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट शिफ्ट हो जाता है दिल्ली में फ्रॉम बिहार बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। एंड नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, 1962 पटना नगर यूनिवर्सिटी becomes the first agricultural university in India, contributing to education and research. फिर 1965 to 67 ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम हाई यील्ड प्रोडक्ट्स को बूस्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, डैम्स का क्रिएशन होता है क्योंकि हमें पानी चाहिए ही चाहिए, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो इससे बूस्टिंग हमारी एग्रीकल्चर में होती है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हाई यील्ड वैरायटी of wheat and rice along with the fertilizers, dam, pesticides, which is significantly boosting agriculture production. 2004 to 2009, the National Food Security Mission was launched to improve food security by enhancing production of rice, wheat, pulse and oil seeds. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इस टाइम पे आपका ऑर्गेनाइज करा जाता है, लॉन्च करा जाता है कि जो हमारे बेसिक नीड्स और जो बेसिक हमें चीज़ें चाहिए, लाइक फॉर द इंडियन हाउस होल्ड, हम उसे बूस्ट करते हैं पहले। तो ये हमने 2004 से 2009 में। 2014 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना is initiated to improve the irrigation infrastructure and to ensure water security for agriculture. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि योजना, सिंचाई योजना स्टार्ट करी जाती है, जहाँ पे डिफरेंट कैनाल्स एंड डिफरेंट वाटर कैनाल्स ही हम कहेंगे, उनको हम कहते हैं डाइवर्ट करके भेजते हैं कि हमको यहाँ पे पानी चाहिए, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। 1915 the soil health card scheme is implemented to provide farmer
विथ सॉइल न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन फॉर बेटर सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल का आधार कार्ड, ये वही कहते हैं इसे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। Now this is launched to provide insurance to farmers, mitigating risk and promoting financial security. This is sorry, ये है आपका इंश्योरेंस जो फार्मर्स को मिलता है कि जब आप किसी फसल को ग्रो कर रहे हैं तो आपको एक इंश्योरेंस चाहिए होता है कि बाई चांस अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी, सूखा आ जाए, पानी नहीं बरसे या पानी बहुत ज़्यादा बरस जाए, तो हमको उसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए। So this is what 2020 the Farmer Product Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act is passed to improve market access to empower farmers। अब यहाँ पे जो आपका कहते हैं ये एक्ट है, ये पास करा जाता है ताकि नॉर्मल किसान जो खेत में बहुत दूर बैठा हुआ है गाँव में, उसको भी एक मार्केट का एक्सेस मिले, ताकि वो अपने दाम पे चीज़ों को बेच पाए, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो या ढेर सारी बीच में सब्सिडीज ना हो जो उनका कमीशन ले ले, कि एट द एंड आते आते आपके पास प्रॉफिट ना हो। सो नाइन सो सॉरी 2022 the government announces new farm loan waiver scheme for specific categories of farmer। ये नॉर्मली लोन लोन वेवर स्कीम्स होती है जो पास करी जाती है फार्मर्स के लिए जो एग्रीकल्चर से थोड़ा बिलोंगिंग्स रखते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स, उनको पता होगा ये अकॉर्डिंग टू बिहार के स्टेट में उस हिसाब से चलती है। नाउ 2023 द ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट्स डिमांड बेटर compensation and support for the livelihood। सो प्रोटेस्ट आपने देखी होंगी, ये फार्मर्स की हैं कि उन्हें बेटर रेट मिले, बेटर चीज़ें मिले, ताकि वो कर पाए अपने लिए अपने। So now we are going to see silent features of Indian agriculture, predominantly small land holdings। So land holdings हम एक एरिया से डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक फार्मर था, उसके पास बहुत सारी लैंड थी, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चों ने लैंड को डिवाइड कर लिया। लैंड को डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे लैंड के पीसेज अब उनके पास बचे हैं। अब उस छोटे पीस को हम स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग कहेंगे। तो यही बताता है कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, स्मॉल छोटा और टूटा हुआ, इधर उधर से डिवाइडेड करा हुआ, बच्चे आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो इस हिसाब से है। A defining characteristic of Indian agriculture in the prevalence of small and fragmented land holdings। The average land holding size in India is less than 2 hectares। 2 hectares को अगर आपको एक इमेजिन करना हो, लाइक इमेजिनेशन सोचना हो 2 हेक्टेयर्स कितना होता है अप्रोक्सीमेशन में, तो आप मान के चलिए 2 फुटबॉल फील्ड्स एक के बाद एक या एक के बराबर एक लगे हुए हैं, उन्हें हम 2 हेक्टेयर्स मानते हैं। सो विद ओवर 80% ऑफ होल्डिंग बीइंग लेस देन 1 हेक्टर, तो 80% जो होल्डिंग है वो लेस देन 1 हेक्टर। 1 हेक्टर मतलब कि एक फुटबॉल फील्ड, ठीक है। So this fragmentation makes it difficult for the farmer to adopt mechanized farming practices and achieve the economic scale। क्योंकि आपके पास इतना छोटा लैंड का पीस है, तो आप इसको यूज करने के लिए मशीनरीज नहीं लोगे। आपको बीइंग अ फार्मर आपको लगेगा कि बस इतना सा ही है, मैं हाथ से कर लूंगा। एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से मत देखिए, फार्मर के हिसाब से देखिए, उनके कैपेसिटी वर्क करने की बहुत ज़्यादा होती है एक नॉर्मल आदमी से। तो वो मशीनरीज का यूज़ नहीं करते हैं, वो यूज़ करते हैं कि भाई हम हाथ से यूज़ कर लेंगे, या फिर वो किराए पे भी ले आते हैं। दैट इज समथिंग नाउ सीन नाउ इन द रिसेंट टाइम्स। डिपेंडेंस ऑन मानसून। इंडिया जब भी कोई चीज़ ग्रो करता है तो उसके लिए सबसे पहले
इंद्र देवता की तारीफ करी जाती है कि पानी कर दो या पानी बरसा दो तो हम कुछ उगा पाए. So as we can see, Indian agriculture is heavily reliant on rainfall, particularly the monsoon rains. Over 30 over 60% of the country's net sown area is rain-fed, making it vulnerable to fluctuation of rainfall pattern. अगर पैटर्न ऊपर नीचे होता है तो उससे हमें क्या ग्रो करना है वो भी बहुत जल्दी बदल जाता है. Drought and food can have devastating effect on crop yield and the farmer's income. बहुत पानी बरस गया तो भी खराब है, कम पानी बरसा तो भी खराब. इंडिया की ज्योग्राफी बहुत बड़ी है. उस इंडिया की ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें थोड़ा और आगे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ढेर सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइडेड है, इसलिए. डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न. A wide variety of crops. India is a land of immense agricultural diversity with the wide range of crops grown across the different regions. This diversification is due to different variation of climate, soil, topography. ये इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट आप हर 200 किलोमीटर के अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि सॉइल में एक चेंज है. कहीं पहाड़ हैं, कहीं पे सॉइल लूमी है, कहीं पे सॉइल बहुत फर्टाइल है, कहीं पे बहुत बारिश है, कहीं पे बारिश नहीं है. तो इसी हिसाब से वैरायटीज बहुत ज़्यादा है. जो some major crops that are grown in India are rice, wheat, maize, pulse, sugarcane, cotton, and oil seeds. Subsistence farming focuses on the food security. A significant proportion of Indian agriculture is subsistence oriented, meaning that the farmer primarily grows food for their own consumption. This is particularly true because of the small and marginal farming who lack the resources to invest cash crop. ये आप इस पहले वाले से देख सकते हैं कि हम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हमारे पास ज़्यादा हो. तो जो फार्मर उगाता है पहले तो वो अपने लिए रखता है कि भाई पहले मैं अपने खाने के लिए कर लूँ, बाद में देखूंगा कि मैं उसका क्या कर सकता हूँ. कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन कैश क्रॉप्स अगर वो हैं तो उनकी मेंटेनेंस भी बहुत होगी. समथिंग दैट इज़ वेल्दी नीड्स अ गुड सर्विस. स्प्लेंडर को नहीं चाहिए होता ज़्यादा कहते सर्विस का खर्चा. हायाबुसा का खर्चा हायाबुसा लेती है. सो लेबर इंटेंसिव, high reliance on the manual labor. Indian agriculture is still largely labor intensive. हम अभी भी एग्रीकल्चर में मशीनरीज को नहीं लाते हैं, अभी भी लोगों पर डिपेंड करते हैं. With the high dependence on the manual labor in various farm operation, this is particularly due to small size landholding and limited adoption of mechanization. वही जो पहला स्टेप, जो पहला हमारा रीजन है कि हमारे पास छोटा और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, उसकी वजह से सब कुछ चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं कि इस खेत को तो 4 लोग ही काम कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए मशीन. 4 लोग मशीन से सस्ते हैं. यही है इंडियन थिंकिंग, क्योंकि हम इसी चीज़ को ऐसे करते हुए आए हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. द ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 and 1970 में स्टार्ट हुआ था lead to the introduction of high-yielding variety of seeds, fertilizer, irrigation technology, which significantly boosted agriculture productivity in India. जैसे कि 1960 और 70s में हमने देखा डिफरेंट हाई वैरायटीज लाइन सीड्स की. हाई वैरायटी ऑफ शुगर केन आया, हाई वैरायटी ऑफ राइस आया. बेसिकली हर एक चीज़ का हाई वैरायटी हमारे पास करेंटली है.
ऑफ सीजन्स में भी वी आर गेटिंग द वेजिटेबल्स जो अवेलेबल नहीं होती थी पहले। गोभी पहले हर सीजन नहीं मिलती थी, अब गोभी हर सीजन मिलती है। सो दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ here are some key ways in which Indian agriculture influences the national income। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एग्रीकल्चर में इंडिया का 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन लगा हुआ है। Agriculture is the largest employer in India, providing livelihood for over the 60% of the working population. This is because other sectors have not been able to generate enough job for the growing workforce। अब आप इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है जिसकी वजह से हम मशीनरीज नहीं खरीदते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स कहीं ना कहीं अच्छा भी है, कहीं ना कहीं बुरा भी है। अगर मशीनरीज आ जाती तो जो 60% से ऊपर जो वर्किंग पॉपुलेशन काम कर रही है ये भी काम नहीं कर पा रही होती। दैट्स आयरनी। फूड सिक्योरिटी। इंडिया इज अ फूड सिक्योर कंट्री थैंक्स टू इट्स स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सेक्टर। हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि हमको कभी खाने की कमी नहीं हो। द कंट्री प्रोड्यूस इनफ फूड टू फीड इट्स लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो सॉरी, risk got lost in something. Raw materials. Agriculture provide raw materials for many important industries such as sugar, textile, food processing. This helps to boost the economy and create jobs. एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम रॉ प्रोडक्ट कहते हैं। वो रॉ प्रोडक्ट आपके शुगर, जैसे शुगर केन है, हमने शुगर केन बनाया तो फ्रॉम दैट शुगर केन यू गेटिंग शुगर। ये एक मशीनरीज एंड मशीन सेक्टर या ये आपका व्हाट डू कॉल इस आपके डिफरेंट सेक्टर्स में जाता है जहाँ पे ये निकल के आता है। आपने वूल प्रोड्यूस करा, आपने कॉटन प्रोड्यूस करा, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहा है। आपने डेयरी फार्मिंग में आपने मिल्क प्रोड्यूस करा, उस मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको मिलते हैं कर्ड, आपको मिलता है पनीर, आपको मिलता है घी। सो दैट इज गोइंग इनटू फूड इंडस्ट्री। आपने व्हीट प्रोड्यूस करा है, उसके आपको कुकीज मिल रहे हैं। सो दीज आर हाउ एक रॉ प्रोडक्ट को आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक्सपोर्ट्स। India is a major exporter of agricultural products such as rice, wheat, spices. This brings the valuable food foreign exchange earnings। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं तो हम अपने लिए भी प्रोड्यूस करते हैं, हम दूसरों के लिए भी करते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ें जाती हैं बाहर, बाहर से आता है पैसा। ठीक है। अब आते हैं हम गवर्नमेंट रेवेन्यू। एग्रीकल्चर इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। Government earn taxes on agricultural income and land, as well as the fee for irrigation and other services। सो बेसिकली मान के चलिए 60% जो जनता काम कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे गवर्नमेंट की रोजी रोटी चलती है, उसी से उनको टैक्स आता है, उसी से एग्रीकल्चर इनकम भी है। जो लैंड है उसका आप टैक्स लेते हैं, इरिगेशन के लिए जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसका टैक्स उनके पास जाता है। ढेर सारी बहुत सारी अदर सर्विसेज भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। So now here we are going to see different revolutions in agriculture। ये एक टेबल है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये काम में आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन रेवोल्यूशन, हायर प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। प्रोटीन रेवोल्यूशन को हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। सो इसके फादर कौन है? कॉइन्ड बाय नरेंद्र मोदी एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली सॉरी। येलो रेवोल्यूशन, its oilseed production, especially mustard and sunflower. It is done by Sam Pitora। Oilseed productions जिससे आपके पास
रिफाइंड आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोयाबीन्स आते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी तेल. So that is what comes from the oil seed production. ब्लैक रेवोल्यूशन, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम ब्लैक रेवोल्यूशन कहते हैं. ब्लू रेवोल्यूशन, दैट इज फिश प्रोडक्शन, इट इज डन बाय डॉक्टर अरुण कृष्णन. ब्राउन रेवोल्यूशन, leather, coca, non-conventional products. Golden fiber revolution, it's the jute production. Golden revolution, fruits, honey and horticulture development. अगर फाइबर आएगा तो जूट है, अगर नॉर्मल गोल्डन है तो फ्रूट्स और हनी है. इनके जो फादर हैं वो निरपक तो तेज हैं. आई एम सॉरी अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ अबाउट दैट. नाउ ग्रे रेवोल्यूशन is fertilized for the fertilizer. Pink revolution is for onions, pharmaceutical and prawn production. This is done by Durgesh Patel. Evergreen revolution, overall production of agriculture. It is started as the 11th and the 5th in the 11th fifth year plan. Silver revolution, eggs and poultry by our late PM Indira Gandhi. Silver fiber revolution is cotton. Golden fiber is for jute, silver fiber is for cotton. The Red Revolution, मीट प्रोडक्शन एंड टोमेटो प्रोडक्शन. बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये कलर से भी जनरेट, आप कलर से भी पता कर सकते हैं. इनके फादर थे विशाल तिवारी. राउंड रेवोल्यूशन, नाउ दैट इज पोटैटो. मतलब सबके कलर पे गए थे, इसके शेप पे चले गए हम, ऐसे देख सकते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर फूड ग्रेन्स. अब यहाँ पे एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, ये ओवरऑल आपके एग्रीकल्चर के लिए. अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फूड ग्रेन्स के लिए. नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन एंड विलियम ग्रोथ फ्रॉम यूके, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ द वाइट रेवोल्यूशन बहुत सिंपल है, फॉर द मिल्क प्रोडक्शन बाय विग्नेश कुरियन. ओके.